हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि इससे पहले आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, वो देख लेते हैं। ओके, हाँ, आपका ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। ठीक है कि स्यूडो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको मॉलिक्यूलैरिटी कितनी मिले, 2 मिले, या फिर आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो, मोर देन 1 हो। मींस ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि एक से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोर देन 1 रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोला जाता है? देखिए, जनरली आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमको रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 देखने को मिलता है, या फिर मोर देन 1 देखने को मिलता है, और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ जाता है, तो कॉमनली वैसे केमिकल रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप के रिएक्शन में जो आपका एक रिएक्टेंट होगा, जैसे मैंने बताया कि उसमें 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। 2 रिएक्टेंट का मतलब है कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो एक रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सिस पे होगा, और एक्सिस पे जो होगा इन एनी केमिकल इक्वेशन वो आपका क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जैसे एज अ एग्जांपल अगर ले तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बताया गया है। अब देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन हम कराते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बोल देते हैं। तो हमको हाइड्रोलिसिस किसका कराना है, एस्टर का कराना है, और एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, जिसको हम एथाइल एसीटेट के फॉर्म पे भी शो करते हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस आपको किसके प्रेजेंस में कराना है, इन अ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अगर कहीं पर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है तो वो केमिकल रिएक्शन के एरो पे H पॉजिटिव को डिनोट कर देता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव हमको क्या बताता है, एसिड के बारे में बताता है। ऐसा हमने कब पढ़ा था, जब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है इन आयोनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम आर्हीनियस था, जिन्होंने 1884 पे हमको किसके बारे में बताया था, आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा है जिसको वाटर पे डिसॉल्व करो और वो आपको H पॉजिटिव आयन देता है, दैट मींस वो एक तरीके का क्या होता है, एसिड होता है। और अगर कोई केमिकल कंपाउंड वाटर या एक्वस सॉल्यूशन पे OH नेगेटिव आयन देता है तो वो आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। हमने ये पढ़ा था। तो इसी वजह से किसी भी केमिकल इक्वेशन पे अगर उसके एरो पे H पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस वो कौन से मीडियम को शो कर रहा है, एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन में ये H पॉजिटिव प्रेजेंट होना हमको बता रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इस एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे जिसमें मोर देन 1 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, और उसमें से एक रिएक्टेंट हमारे लिए क्या होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, और वो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो अदर हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जब जैसे ही केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे इसके कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। लेकिन इसके कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएगा वो काफी क्या होगा,
लेस अमाउंट में होगा, वेरी लेस अमाउंट में होगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्वेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वो है तो क्वांटिटी में काफी ज्यादा, लेकिन जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है वो काफी लेस हो रहा है, और इतना कम होता है कि उसके कंसंट्रेशन के चेंजेस को हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। मतलब जो अदर रिएक्टेंट हमारे पास है, इस एक्सेस सॉल्वेंट के अलावा कोई एक्स रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो इस एक्स रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसमें हमको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला, तो ज्यादातर चेंजेस हमको इसमें मिल रहा है। मतलब मान लो चेंजेस 100% का हो रहा है, इसमें से 99% आपका एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और 1% किसी अनदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो रहा है, तो इस 1% चेंजेस को इस 99% चेंजेस के कंपैरिजन में हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। और नेग्लिजिबल कर देने की वजह से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो केमिकल कंपाउंड है वो शो नहीं हो पाता है। देखिए कैसे हम इसका रेट निकालेंगे। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में होगा क्या, जनरली इन अ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इथाइल एसिटेट रिएक्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो लगभग एक्सेस में है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कोई एक वाटर मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके बनाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। अब देखो हमारे पास क्या रखा हुआ है, हमारे पास जो इथाइल एसिटेट है CH3COO C2H5 रखा हुआ है। अब इसका डिसोसिएशन करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म पे आ जाएगा, तो ये जो C2H5 है इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये CH3COO नेगेटिव इस H के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस क्या बन जाएगा आपका, CH3COOH बनेगा, प्लस आपका बन जाएगा यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, आपको दिख रहा होगा एसिटिक एसिड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, हमारा इथाइल अल्कोहल बन रहा है। मींस जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिडिक मीडियम, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट किसका मिलता है, हमारा एसिटिक एसिड और किसका मिलता है, इथाइल अल्कोहल का मिलता है। अब देखिए इसमें 2 मोल रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में वाटर होने के बावजूद वो रिएक्शन में काफी लेस अमाउंट में उसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। और हमारे पास जब हम रेट लिखते हैं तो रेट क्या होता है, हमारा रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम रेट कांस्टेंट लगाते हैं, रेट कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3COO आपका आ जाएगा H और साथ में क्या आ जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे H नहीं आएगा, C2H5 आ जाएगा, इथाइल एसिटेट हो जाएगा क्योंकि आपका रिएक्टेंट वही है। तो अब मैंने क्या बोला कि 100% अगर चेंजेस हो रहा है तो उसमें से 1% चेंजेस हमको वाटर में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को या तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं या फिर इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट हम कर देते हैं तो हमारे पास जो रेट बचता है वो क्या बचता है, रेट इज इक्वल, सिर्फ क्या बचेगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा एक ही क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट CH3COO और यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5। ठीक है, और इसी वजह से ऐसे केमिकल इक्वेशन पे अब देखो कंसंट्रेशन कितने का आया, एक रिएक्टेंट का आया, तो इस वजह से इसको क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और स्यूडो टर्म क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज इसमें प्रेजेंट तो 2 रिएक्टेंट है, लेकिन एक रिएक्टेंट एक्सेस में होने के बावजूद जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कंसंट्रेशन में काफी कम चेंजेस आता है, और इतना कम चेंजेस आता है कि उसके कंसंट्रेशन
रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट आ जाता है वो क्या आ जाता है, रेट इज इक्वल K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, और जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्म पे कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में होता है, किसी मीडियम के प्रेजेंस में होता है, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो किसी एसिडिक मीडियम में होता है या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस कैटलिस्ट की वजह से एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम है, तो एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से अदर के कंपैरिजन में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब हमको उसका जो ऑर्डर मिलता है एक सिंगल ऑर्डर को वो रिप्रेजेंट करता है और उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे इस केमिकल इक्वेशन पे जो आप टाइट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो उसके बारे में बताया गया है। आपने जो अभी तक आप प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपने टाइट्रेशन किया, जिसमें आपने ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 का टाइट्रेशन किया, और उससे पहले आपने क्या किया था, जनरली आपने किया था मोहर सॉल्ट और KMnO4 का टाइट्रेशन। उसी टाइप का एक टाइट्रेशन यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए भी क्या किया जाता है, टाइट्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बताया गया है। आप क्या करेंगे, जो एसिटिक एसिड यहाँ पर आपका प्रिपेयर हुआ है, इस एसिटिक एसिड को आपको NaOH के साथ क्या करना है, टाइट्रेट करना है। जब भी टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है, याद रखिएगा एक एसिड और एक आपका बेसिक कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर आपका जो एसिटिक एसिड है हमारे लिए एक एसिड हो जाएगा और जो NaOH है हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका टाइट्रेशन करा रहे हैं, एसिड और बेस का टाइट्रेशन हम करा रहे हैं। हाँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, एसिड और बेस का टाइट्रेशन कराएंगे। जब एसिड और बेस का टाइट्रेशन कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए आपको जो वॉल्यूम लेना है किसका, NaOH का। कितना वॉल्यूम लोगे, जितना अमाउंट ऑफ आप एसिड ले रहे हो उतना अमाउंट ऑफ आपको क्या लेना है, बेस लेना है। जैसे आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो इसको भी आप 250 में प्रिपेयर करते हो और इसको भी आप 250 में प्रिपेयर करते हो। अगर 100 का बना रहे हो तो इसको भी 100 में प्रिपेयर करोगे और इसको भी 100 में प्रिपेयर करोगे। मतलब जो भी केमिकल मैंने एसिड और बेस का लिया है टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए, उसका जो मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगी उसमें वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। मींस जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हम एसिड और बेस का करेंगे वो कैसा होगा, इक्वल होगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इक्वली मैंने क्या किया, दोनों एसिड और बेस को हाइड्रोलाइज्ड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली, मतलब जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, इनिशियली जब मेरा टाइम क्या है, 0 है, मतलब टाइम अभी 0 है, मैंने स्टार्ट नहीं किया एक्सपेरिमेंट, तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम मुझे NaOH का मानना है वो क्या होगा, V नॉट होगा, या फिर आप इसको V इनिशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब जब टाइम मेरा 0 होता है तो उस टाइम पर वॉल्यूम भी मेरा, मैं क्या मान के चल रही हूँ कि इनिशियली मेरा वॉल्यूम V नॉट है। ठीक है, और जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो 1 सेकेंड होगा, देन 1 मिनट होगा, फिर हमारा धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करते करते कोई केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें होगा क्या, टाइट्रेशन प्रोसेस में जो आपका एसिटिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए कैसे, ये आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, NaOH के साथ जब टाइट्रेट करोगे तो। अब देखो इसमें से ये H और ये O क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O और CH3COONA बचा। मतलब जब हम इन दोनों को टाइट्रेशन कराएंगे तो इनिशियली इन दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होगा, 0 होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मतलब टाइम इनिशियली क्या था, T था, अब टाइम कहाँ तक पहुंच गया, मान लो T टाइम तक पहुंच गया, जितना टाइम था वो T टाइम तक पहुंच गया। यहाँ पे T टाइम का मतलब
1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट्स हो सकता है, 10 मिनट्स हो सकता है। जब इसके कंसंट्रेशन से ये प्रोडक्ट हमको मिलना स्टार्ट हुआ, उस टाइम को यहाँ पर टी से डिनोट किया गया है। तो जब हम टी टाइम तक पहुंचते हैं तो टी इज इक्वल 0 होने पर वॉल्यूम मेरा क्या था, 0 था, जिसको मैंने वी इनिशियल माना। और जब मैं टी टाइम तक पहुंचती हूँ तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ना हम केमिकल इक्वेशन कराते हैं, इनिशियली अगर कोई केमिकल इक्वेशन नहीं चेंज होता तो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो हमको वी नॉट मिलता है। लेकिन जब हम टी टाइम तक पहुंच जाते हैं केमिकल इक्वेशन को कराते हुए, तो उस टाइम पर जो हमारा वॉल्यूम है वो हमको अलग मिल जाता है। और लगभग टी टाइम तक जैसे 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 कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा वैसे वैसे वॉल्यूम में चेंजेस होता जाएगा, उसी चीज को ये बता रहा है। ठीक है, और ये वी टी जब टाइम और बढ़ता जाएगा तो ये वीटी से और बढ़ जाएगा और लगभग जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव लेवल पर आ जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा और वॉल्यूम कितना बढ़ता जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज टाइट्रेशन करोगे और टाइट्रेशन करते जाओगे प्रोडक्ट मिलता जाएगा। अब प्रोडक्ट मिलेगा तो दोनों के वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, लेकिन कितने चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता जाएगा, लगभग इन्फिनिटिव वैल्यू तक उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इस चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मुझे पता करना हो कि वॉल्यूम में कितना चेंजेस आया है इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा क्या होता है, हमने डिस्कस किया था K इज इक्वल 2.303 अपॉन टी, यहाँ पे क्या जाएगा आपका लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर ये जो ए, ये क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट बनना चालू होता है उसके बाद जो कंसंट्रेशन है वो ए से कहाँ पहुंच जाता है, एक्स में पहुंच जाता है। मतलब इनिशियली जब t इज इक्वल 0 था तब कंसंट्रेशन क्या था, a था, और जैसे ही मेरा टाइम कहाँ तक पहुंच गया, t इज इक्वल t तक पहुंच गया, तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन a से कहाँ आ जाएगा, x तक आ जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है वैसे ही हमारे वॉल्यूम में भी क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। ये चेंजेस कैसे आता है उसको यहाँ पर आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस कैसे आया, v इनिशियल से v इन्फिनिटिव तक पहुंच जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे जब चेंजेस अपीयर होता है तो, और साथ में vt टाइम से भी वो कहां पर पहुंच सकता है, v इन्फिनिटिव तक पहुंच सकता है। मतलब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम पर भी वॉल्यूम में जो चेंजेस अपीयर होता है वो v इनिशियल से v इन्फिनिटिव तक हो सकता है, और आफ्टर t टाइम के बाद भी वॉल्यूम में जो चेंजेस आपको अपीयर होता है वो vt से v इन्फिनिटिव तक हो सकता है। ये चीज हमको क्या बता रही है, जनरली ये वैल्यूज हमको बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम में कैसे चेंज होता जाता है। कितना भी हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्यों ना रिप्रेजेंट करे दो मॉलिक्यूलर के पार्टिसिपेशन के थ्रू, जिसमें एक मॉलिक्यूल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो इतना कम कंसंट्रेशन में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है कि उसको क्या मान लिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और साथ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे वॉल्यूम चेंजेस को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है इन्वर्सन ऑफ किसका, सुक्रोज का। ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आई थिंक प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको एक एग्जाम्पल देने बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका और अदर एग्जांपल है इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज। मतलब सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, C12H10
बुला रहे हैं। हाँ, H22O11 होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करोगे। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करोगे, क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज और सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये डिसोसिएट हुआ ना। अब इसके डिसोसिएशन में देखो, इस H एक यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सिर्फ एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म पे, ठीक है। और ये इतना कम रिएक्ट करता है कि जब हम इस केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो इस वाटर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सेम एज वही प्रोसेस है, इस वाटर की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल कर देंगे। तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 आ जाएगा, जो कि हमारे किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल आपका हो जाता है कौन से इक्वेशन का, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, ठीक है। तो सिर्फ इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास ऐसा है जिस मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 है, ठीक है, और साथ केमिकल रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है या फिर एसिडिक मीडियम में होता है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो ऑलवेज कौन से ऑर्डर को डिनोट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को वो ऑलवेज क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और उसके रेट में भी आप उस फर्स्ट ऑर्डर के कंसंट्रेशन को क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। वही चीज यहाँ पर क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, अगर वो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होता है तो, और उसके वाटर की वैल्यू को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में इतना लेस चेंजेस आता है अदर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कि हम उसको क्या नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते हैं। और एक अलग जो वैल्यूज होती है, रेट होता है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन के रेट में चेंजेस हम तब अपीयर करते हैं जब हम उस एसिड को लेके किसी बेस के साथ क्या कराएं, टाइट्रेट। हमारा रिएक्टेंट होता है, दो रिएक्टेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन दो रिएक्टेंट के पार्टिसिपेशन प्रोसेस के थ्रू दोनों में आपने वाटर डाला है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, एक में 10 ml दूसरे में 10 ml। जब उस 10 ml को मिलाओगे तो आपस में वो कितने हो जाएंगे, 20 ml के हो जाएंगे, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, दो अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मिलाते जाते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक।